खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बिग फाइट लाइव में आज बात होगी चुनावी बहार में माननीयों की मनोहार की। 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 सितंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन परिणाम से पहले ही होटल्स में सियासी पर्यटन शुरू हो चुका है और ऐसे में फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों को बाड़ेबंदी में ही जीत दिखती है। जहां कोई प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी कर रहा है तो किसी को टूट का डर है। इस बीच सबसे मजे की बात तो ये है कि दोनों ही प्रमुख दल जीत का दंभ भर रहे हैं और फिर भी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी कमरों में कैद हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बाड़ेबंदी की कमान संभाल रखी है। कुछ दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है तो कोई सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या बाड़ेबंदी में ही सत्ता की चाबी है? तो चुनावी बहार और माननीयों की मनोहार, बिग फाइट में लाइव में आज हम बात बाड़ेबंदी की ही करेंगे और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं और मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं सुमित गोदारा जी। बाड़ेबंदी कांग्रेस करती रही है, सवाल बीजेपी उठाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरे तरह से पूरा फोकस बाड़ेबंदी पे है, जिसे प्रशिक्षण शिविर नाम दिया जा रहा है। क्यों आपको लगता है इसकी जरूरत पड़ती है परिणामों के पहले? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा संगठन है उसमें हमेशा से ही प्रशिक्षण शिविर एक उसकी शैली का एक हिस्सा है। जब भी आप कोई भी चुनाव हो उसके बाद आप देखो, मुझे याद है जब 2013 का चुनाव था उसके बाद भी हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ था। चाहे मैं उस समय चुनाव नहीं जीता था तो भी हमारा ओटीएस में प्रशिक्षण शिविर हुआ था और अभी भी जब हम एमएलए बने उसके बाद ही प्रशिक्षण शिविर हमारे बीजेपी में हुआ। तो ये हर चुनाव पे, चाहे पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रहती है कि जिससे कार्यकर्ता न सिर्फ पार्टी की रीति नीति पे, उसमें बहुत से कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, हो सकता है कुछ पार्टी रीति नीति, लेकिन परिणाम आने का इंतजार भी तो किया जा सकता है। रिजल्ट तो अभी आए नहीं है, उसके पहले की किस चीज का प्रशिक्षण? वो तो फिर एक तरह से आप सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हो। ये बात ये कि एक तरह से प्रशिक्षण तो सभी के लिए, जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है पार्टी का तो कार्यकर्ता है ही, तो उसको पार्टी की रीति नीति तो होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसे परिणाम या चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए, प्रशिक्षण जरूरी है, इसलिए आप लोग प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो उनमें से यदि कोई जीतते हैं हारते, जो पार्टी के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें और मजबूत। ठीक है सुमित जी, यानी आप कह रहे हैं कि आप उन्हें ट्रेंड करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, इसलिए आपका प्रशिक्षण शिविर है। आरसी चौधरी जी, आपकी ये बाड़ेबंदी क्या है कांग्रेस की? क्यों जरूरत पड़ती है एकजुट करने की? अच्छा देखिए, 2 रीजन है क्या? या तो एक तरफ तो जीत का दम भर रहा है कि आपका जीतना तय है, बार बार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ क्या अपनों पर ही भरोसा नहीं है? ये लगता है कि ये पाला बदल लेंगे लोग, इसलिए सबको एकजुट रखना, एक छत के नीचे रखना जरूरी है। श्वेता जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो गांव की जो सरकार है उस चुनने के लिए 200 जिला परिषद के सदस्य और 1564 पंचायत समिति सदस्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 सितंबर को आने वाले हैं। जनता ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हम उसका साधुवाद करना चाहते हैं। आपने देखा कि इस लोकतंत्र के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिक्षा की अनिवार्यता की थी कि शिक्षित व्यक्ति ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी अनिवार्यता को हमने हटा के सब लोगों को वहां पे चुनाव लड़ने की एक शक्ति दी। उसके अंदर महिलाओं का जो आरक्षण है वो कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने प्रावधान किया था कि पंचायत के अंदर 33% उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज जो महिलाएं हैं जो जीत के आएंगी, आगे प्रधान चुनेंगे, आगे जिला प्रमुख चुनेंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगी। इन सब बातों को लेकर अगर उनके बीच में एक संवाद किया जाता है, उनकी राय जानी जाती है और आने वाले चुनाव के अंदर किस प्रकार से उन्हें इस गांव की सरकार के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इन सब को लेकर अगर संवाद का सिलसिला किया जाता है तो मैं सोचता हूं कि बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, इन्हीं के नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा राजे जी ने कहा था जब राज्यसभा के चुनाव थे और जब इन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी और आंकड़ा नहीं होते हुए भी 2 राज्यसभा के प्रत्याशी उतारे थे, तब वसुंधरा जी ने कहा था ये बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्या थी। ये बाड़ेबंदी इस शब्द का जो इजहार है वो माननीय वसुंधरा जी ने कहा था और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा था। अब ना तो वहां पे सब शिक्षित लोग थे, वहां पे सब जीत के आए थे, विधायक थे, इसलिए ये बाड़े में तो खुद थे और बाड़े में प्रशिक्षण के नाम पे 2 दिन पहले इन्हें लेके गए थे और अंतिम समय में इन्हें समय बढ़ाया गया
इसलिए ये जो भय है वो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे लेकिन विश्वास नहीं करती। कांग्रेस को भी तो भय, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस को भी तो है। श्वेता जी, अगर आप लोग सबको फ्री छोड़ देते और आप कहते कि हमें पूरा भरोसा अपने लोगों पर, तब इस बात पर चर्चा होती कि हाँ कांग्रेस तो ऐसा नहीं करे, लेकिन बीजेपी को किस बात का डर है? अभी तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्या जरूरत है? श्वेता जी, आपका प्रश्न सही है। आपने देखा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। धनबल के आधार पर चुने हुए जनादेश को वो कुचलने का प्रयास करती है। राज्यसभा के जो चुनाव है गुजरात के अंदर देखा, वहां से किस प्रकार से कांग्रेस के जो विधायक थे उनसे तमाम जो चीजें करवाई गई। इसलिए ये धनबल का प्रयोग अपने आप में आप ये मान रहे हैं कि संवाद के लिए ही ये सबको एकजुट किया जाता है, कांग्रेस का यही लक्ष्य है। ठीक है, जीत के आएंगे। ठीक है। मिथिलेश जामनी जी, आपने सुमित जी को भी सुना, आरसी चौधरी जी को भी सुना। दोनों का कहना ये है कि हम प्रशिक्षण देते हैं, कांग्रेस में संवाद करते हैं, ये जरूरी होता है, इसलिए ये किया जा रहा है। बाड़ेबंदी का मकसद क्या है? राजस्थान में ये शब्द बहुत फेमस है और चुनावों के दौरान हमें हमेशा देखने को मिलता है, फिर चाहे वो विधायक के चुनाव हो या फिर किसी दूसरे भी निगम के चुनाव में भी किस तरह से एकजुट किया जा रहा था, और अब ये जिला परिषद के चुनाव में तो नजर ही आता है। क्यों इतना जरूरी हो जाता है? क्या वाकई में डर है या जीत सिर्फ दिखाने के लिए दावे किए जा रहे कि नहीं हम जीतेंगे? जीतना अगर शॉर्टी इतनी है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सुमित गोधारा जी के उस सवाल का जवाब दे दूं जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशिक्षण देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो काडर बेस्ड पार्टी है, जो कहती है हम आए दिन प्रशिक्षित करते हैं, तो टिकट देने से पहले वो पूरी तरह अकुशल कार्यकर्ता होते हैं या अयोग्य होते हैं, या उन्हें टिकट ऐसी परिस्थिति में दिया जाता है कि उन्हें हारे या जीते हम प्रशिक्षण देंगे? तो ये जो दोहरा चरित्र है ये बंद करना चाहिए। और भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक शुचिता की बात है उस पर यह सबसे बड़ा दाग है बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी मारवाड़ी में कहावत है कि बाड़े में जानवर को आड़ा और गाड़ा, आड़ा का मतलब होता है उसको बेहतर निवास दिया जाता है और गाढ़ा का मतलब उसको खाने में पौष्टिक आहार दिया जाता है। सेम ऐसे का ऐसा बिहेव ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किया जाता है, उन्हें धार्मिक पर्यटन पे किया जाता है। लेकिन दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों पार्टियां ऐसा कर रही है जो शर्मनाक है, जो सबके लिए निंदनीय है। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है बाड़ाबंदी में, वो दोनों दलों को सोचना होगा कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। क्या गांधी जी ने यही सपना देखा था? क्या आपके आज जो गिरावट है मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में गिरावट है, वो लोकतंत्र के लिए शुभ है? क्या संविधान के जो शपथ लेके जो सत्ता बदलते हैं या अपना विश्वास बदलते हैं? देखा जाए तो एक अहम सवाल आपने कहा कि हम क्या देकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बाड़ेबंदी का जो एक चल चुका है ट्रेंड राजस्थान में वो फल फूल रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन फल फूल रहा है भाजपा के लिए। पिछले अगर चुनाव की बात करें हम, दिसंबर में जो चुनाव हुए उसमें शाहपुरा और बनेठी दो पंचायत समितियों में इन्होंने बाड़ाबंदी की, और बीजेपी के सुबह जब निकले तो उन्होंने जाके निर्दलीय को प्रधान बना दिया। तो ये बाड़ाबंदी तो केवल खाना पीना ऐश करना, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में बात करें पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, तो इनके विचारों के पावर बहुत सीमित है। उन्हें पता है कि आज के बाद हमें न कोई पैसा देगा न कोई हमें पूछेगा। पंचायत समिति सदस्य की औकात होती है, वो अपने मीटिंग में जाता है, एक केला, एक मिठाई और एक कचौरी और एक चाय, ये उसकी औकात होती है। सरपंच को तो पावर होता है कि सरपंच अपने चेक पर साइन कर सकता है, इनकी कोई योग्यता नहीं होती है। अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो इन चुनाव में 6 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के दिन सरकार बनने वाली है जो 6 जिलों में, और 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 6 इनके जो समर्थित लोग हैं उनकी जो विधायक हैं, जिसमें आलोक बेनीवाल है, बाबूलाल नागर है, रामकेश मीणा है, ओम प्रकाश हुडला है, आलोक बेनीवाल है, ये जो 6 के 6 लोग है, संयम लोढ़ा है, तो इनकी जो प्रतिष्ठा, और 6 मंत्री हैं, प्रसादी लाल मीणा है, लालचंद कटारिया है, राजेंद्र यादव है, भजनलाल जाटव है, सुभाष गर्ग है, तो ये जो मंत्री ममता भूपेश है, इनकी सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और कांग्रेस ने क्या किया है कि एमएलएज को कमान दे दी। 18 एमएलएज है, यानी 6 को अगर हम डिवाइड करें तो 6 एक ज्योतिष के हिसाब से शुक्र का अंक होता है। अब दोनों पार्टियों में किसका शुक्र मजबूत है ये 6 को तय होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इन 6 जिला प्रमुखों में पिछले चुनाव में 2015 में 4 पर भाजपा काबिज थी और 2 पर कांग्रेस थी। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो निकल के आया है वो आरएलपी का है कि आरएलपी ने ओशिया में, जो ही दिव्या मदेरणा जी ने एक बयान दिया कि हमने बोतल को कुएं में डाल दो, तो उन्होंने जो राजनीतिक तंज कसा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है उसमें जो उबाल आया है, और आमेर के जो महल है जो अब तक वादियों में प्यार का संदेश देने वाले थे, उनमें भी गर्माहट आ गई है। तो सतीश पूनिया वर्सेज
अशोक गहलोत यानी जयपुर में आमेर पंचायत समिति में यानी बड़े बड़ों की साख दाव पर है, प्रतिष्ठा दाव पर है, और इसलिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद भी की जा रही। सुमित गोदारा जी, आपने सुना क्या कहा मिथिलेश जामनी जी ने, लेकिन एक बात तो है हमें, क्या वाकई में डर है या जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या है इन परिणामों को लेकर, क्या लगता है क्यों ऐसी जरूरत बन रही है? क्योंकि बीजेपी तो थी नहीं ऐसी। मिथिलेश जी के उस बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण जरूरी क्या है। तो मिथिलेश जी, प्रशिक्षण जीवन में हर स्तर पर जरूरी है। प्रशिक्षण आपको निखारता है। आप किसी भी टिकट लेने से पहले भी प्रशिक्षित किया जा सकता है और जीतने के बाद आप किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि डेली जीवन में प्रशिक्षण जरूरी है। आप क्या बात कर रहे हो? प्रशिक्षण हर जगह जरूरी है। सुमित जी बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात एकदम सही है। प्रशिक्षण हर कदम पे जरूरी है। जितना ज्यादा प्रशिक्षित होंगे आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, सही बात है। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है सर, टाइमिंग को लेकर है कि रिजल्ट नहीं आए हैं, वोटिंग हो चुकी है, और इसके बाद ये जो बीच का वक्त है ये क्यों प्रशिक्षण के लिए जरूरी? जी श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने भी लोणकस्तर में प्रधान बनाया पिछले साल, तो प्रशिक्षण शिविर रखा, और मैं कहना चाहूंगा जो हमारे प्रत्याशी रहे वो क्या हमारे जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन राजनीतिक के वो थे, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं और आप साथ रहते हो, आप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, साथ में हंसी मजाक चलती है, तो एक ऐसा क्षण होता है जिसमें आप एक तरह से राजनीति के अलावा भी होते हो। क्या जीवन में जो राजनीतिक जीवन में क्या उनका भी मन नहीं करता मिले, हम एक दूसरे से बात करें? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हारते जाएंगे, जो प्रत्याशी हारते जाएंगे वो बाहर होते जाएंगे होटल से, जो बागी हैं वो होटल के अंदर आएंगे, फिर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हम तो सबको प्रशिक्षण लगाता है, क्योंकि वो उनमें से हमारे कई प्रत्याशी जो नहीं जीते वो आज भी हमारे कार्यकर्ता के रूप में संगठन में मौजूदा से काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बात और कहूंगा श्वेता जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 14 जिला प्रमुख पिछली बार बनाए, और 6 का नतीजा भी ऐसा आएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को लगेगा, और कांग्रेस जो डूबता जहाज है, जो डूब ही गया एक तरह से पूरे भारत में। आप देखिए सिर्फ पंजाब, राजस्थान, बीजेपी चैलेंज कर रही कांग्रेस को। तीनों जगह ठीक है सुमित जी, आप कॉन्फिडेंट भी है, चैलेंज भी आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। आरसी जी, कितने आश्वस्त? क्योंकि देखिए जिस तरह से सुमित जी कह रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, आपको लगता है कि इस बार पटकनी बीजेपी को दे पाएगी कांग्रेस उसमें? और कहीं ना कहीं बागियों पर भी नजर है, निर्दलियों पर भी नजर है कि सब हमारे साथ आ जाए, क्योंकि दल बदल कानून भी इस पर लगता नहीं है, कोई भी किसी में भी आ सकता है। क्रॉस वोटिंग का डर इसलिए सता रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। श्वेता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है वो सिलेक्टिव डाटा उठाती है और सिलेक्टिव चीजों की बात करती है। जो सुमित गोदारा जी ने कहा, सुमित गोदारा जी ने कहा कि हमारे इतने जिला प्रमुख जीत के आए। सुमित गोदारा जी ने तमाम जो बातें करते हैं कि अगर 636 जो जिला परिषद के सदस्य थे, पंचायत समिति के सदस्य थे, प्रधान थे, उन प्रधानों में इनका कितना आंकड़ा रहा, इससे पहले जो निकाय के अभी 2021 में चुनाव हुए उसमें वहां पे कितना आंकड़ा रहा, ये अलग अलग चीजें सिलेक्टिव बातें करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जनता की अदालत में जाने में समर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता देश के अंदर किसी भी कोने में जा रहा है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो आप सबने देखी, हमने भी देखा। हमें इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता के ऊपर आप अगर तानाशाह बन के बैठेंगे तो जनता आपके कपड़े उतार देती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, और इनके मुर्दाबाद के तमाम जो नारे लगे। आरसी जी, ये सवाल कांग्रेस के लिए बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाया जाता है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी तंत्र का, प्रशासनिक स्तर पर जो नहीं करना चाहिए जिस पावर का इस्तेमाल, वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं इन चुनावों में। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा को इंगित करता है, ये इनकी निराशा को इंगित करता है, और चुनाव के नतीजे आने से पहले हार को ये स्वीकार करने का ये दर्शाता है कि प्रशासन ये कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर इन्होंने कहा कि किस प्रकार से सरकार ने चुनाव की घोषणा की, इन्हें पता होना चाहिए चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। अगर आपको कोई शिकायत होती है, आपके कोई दल का, पार्टी का नेता जाके अगर चुनाव आयोग से मिलता और कोई आपत्ति दर्ज कराता, लेकिन ये कभी नहीं गए। इसलिए ये जानते हैं कि हम टुकड़ों में बटे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की कभी अदालत में गए नहीं, और एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ में अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। जनता की आवाज को कहीं मुखर नहीं करे। आज देश जिस प्रकार से महंगाई के दौर से गुजर रहा है, जिस प्रकार से 9 महीने से किसान जो अन्नदाता है वो किस प्रकार से चल रहा है, हरियाणा के अंदर साथ में क्या हुआ, अभी आप इन मुद्दों को लाएंगे सुमित जी, फिर दूसरे स्टेट के मुद्दे को लाएंगे, वो बिजली देश के मुद्दे, देश के मुद्दे 25 रुपए सिलेंडर में बढ़ाए, देश के मुद्दा राशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये मुद्दे बेहद अहम है, केंद्र के स्तर पर देखा जाए, राज्य के स्तर पर देखा जाए, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन फिलहाल अभी हम क्योंकि इसलिए बात कर रहे हैं बाड़ेबंदी को लेकर, जरूरी है क्यों है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। सुमित जी कह रहे हैं कि ठीक है हम प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन
लेकिन टाइमिंग को लेकर सुमित जी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बाड़ेबंदी की जा रही है, उसकी भी क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत, सर टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना, क्यों जरूरत पड़ती है? प्रशिक्षण इसी समय क्यों देना, क्यों प्रशिक्षित करना भी, क्यों संवाद अभी करना? रिजल्ट आने दीजिए ना, आराम से संवाद हो जाएगा। श्वेता जी, 2 तारीख को अंतिम पोलिंग होती है, तीसरे चरण की पोलिंग होती है, 3 तारीख बचती है, 4 तारीख को नतीजे आने। जब नतीजे आएंगे उससे पहले संवाद किया जाए, किसको प्रधान बनाया जाए, किसको उप प्रधान बनाया जाए, किसको जिला प्रमुख बनाया जाए। जो नतीजे आएंगे फिर वोट डालने के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे गुजारिश की कि यहाँ पे महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, अशिक्षित लोगों की भागीदारी है लोकतंत्र के अंदर, तो वो जो वोट है वो वोट वेस्टेज ना हो। किस प्रकार से फिर आप मुद्दे उठाएं, इन तमाम लोगों की चीजों के अगर संवाद आप करते हैं तो बेहतर नतीजे दे सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि संवाद का सिलसिला होना चाहिए और जो चुने हुए सदस्य हैं वो ही तय करने चाहिए कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व आगे पंचायत समिति और जिला प्रमुख के तौर पे करे। इसी को लेकर लोगों के साथ में राय जानने का एक सिलसिला है, ये समय है और समय रहते हुए समय का सदुपयोग है। ठीक है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन मिथिलेश जी देखिए, ठीक है, अपनी अपनी बात रख दी, प्रशिक्षण जरूरी है, संवाद जरूरी है, क्योंकि आगे क्या स्टेप उठाना है उसके लिए भी। लेकिन क्या वाकई में कितना इसमें क्रॉस वोटिंग का खतरा होता है, कितना असर होता है, कौन सी चीजें हैं प्रमुख जो इस पर इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव बोले या फिर नेगेटिव, दोनों? देखिए श्वेता जी, यहाँ सब कुछ बिकाऊ है, लोग गुब्बारे में भरकर हवा बेच देते हैं, वही हालात यहाँ है। ये अंदर बैठे हुए हैं, इनके घर वाले बाहर हैं, इनके रिश्तेदार बाहर हैं, और प्रधान और जिला प्रमुख बनना उसी की ताकत है जिसकी जेब में नोट है। जीतने के लिए वोट चाहिए और प्रधान और जिला प्रमुख बनने के लिए नोट चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है, इसे चाहे भाजपा वाले माने या कांग्रेस वाले माने, ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हम नजारा निकाय चुनाव में भरतपुर में देख चुके। भरतपुर में कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? आप पूछिए क्यों लड़ रही है। ऐसा नहीं है सब जगह उन्होंने जगत सिंह को लिया है, तो कुल मिला के, क्योंकि जगत सिंह एक पैसे वाली पार्टी है, तो कुल मिला के जो धन बल है वो दोनों दलों में ही बराबर चल रहा है। और ये जो पंचायत चुनाव है, इस पंचायत चुनाव में जो पावरफुल होता है वो 2 ही होते हैं, जिला प्रमुख या प्रधान। दोनों सीटों पर ही मारामारी होती है, दोनों सीटों पर ही सब कुछ चलता है। लेकिन एक जो लोकतंत्र के लिए सबसे अशुभ हो रहा है कि इन चुनावों में हमने देखा, जयपुर में पर्टिकुलर हमने नजारा देखा कि लोग फॉर्च्यूनर से प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं। जो गांव की जो धरा थी, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो अचानक गाड़ियों में बैठ गए क्योंकि प्लॉट बिक गए जयपुर के आसपास का, अगर हम नजारा देखें। और जयपुर जो जिला प्रमुख है, उस सीट में 24 साल बाद हजारीलाल नागर, जो बाबूलाल नागर के भाई हैं, यहाँ जिला प्रमुख बने थे, अब उसे रिपीटेशन कर पाते या नहीं कर पाते, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। क्योंकि जयपुर जिले में चाहे कांग्रेस माने या नहीं माने, बाइपोलर पॉलिटिक्स है, आज पायलट साहब ने बयान दिया है, और वसुंधरा राजे जी का कार्यालय खुल गया अलग से, तो सुमित जी को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ बराबर आग लगी है, दोनों के घर शीशे के हैं, एक दूसरे पर आप कितने पत्थर फेंक दीजिए। जयपुर जिले में इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी जो सचिन पायलट खेमे के हैं, इसके अलावा जो बाबूलाल नागर है जो समर्थित है, वो है लक्ष्मण मीणा है, लेकिन क्या कांग्रेस की जो खेमेबाजी जिसका जिक्र बार बार होता है, क्या इसका असर कुछ यहाँ पर होगा या चुनाव के दौरान एकजुट है? देखिए कांग्रेस ने क्या किया, जिला प्रभारी और जो इसको कमान संभाल रहे थे उनको दूर कर दिया, केवल विधायकों के पास ही इसकी कमान है, इनकी बाड़ाबंदी की, और विधायक ही तय कर रहे हैं किसको प्रधान बनाना है। तो इसमें जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। भाजपा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, भाजपा में भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वहां भी गहलोत, वसुंधरा खेमा और पूनिया जी का खेमा काम कर रहा है, एक दूसरे को जितना निपटाया जा सकता है निपटाया जा रहा है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें भाग्य की लड़ाई है कि 6 सितंबर है वो किसके सिर पर ताज होगा, कौन जिला प्रमुख बनेगा, कौन पंचायत समिति का प्रधान बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी जो जीत गए उनको कोई ज्यादा पावर हमारे जो संविधान में है नहीं, जो फैसले लेने उन्हीं को लेने। सरपंच पावरफुल होता है पंचायत की, जो अगर हम स्टडी करें तो जो लाभ बनाए हुए हैं, पावर गेम ही है, और इसलिए और पावर गेम की लड़ाई और पावर गेम के लिए ही पैसे का गेम होता है। जो भरतपुर में पिछले अगर जिला प्रमुख के चुनाव में देखें तो करोड़ों रुपए का बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे सुमित गोदार जी, आरसी चौधरी जी, आप दोनों से ही, क्या बाड़ेबंदी से ही सत्ता की चाबी मिलेगी इस बार, इसलिए ये जरूरी है? नहीं, बाड़ेबंदी से कुछ नहीं, बाड़ेबंदी प्रशिक्षण। और मैं आरसी साहब को जवाब था कि बीजेपी नहीं निकल रही, आज हमने निकले में राजस्थान सरकार के किसान विरोधी, किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही उसके खिलाफ 5000 लोगों का धरना जिला कलेक्ट्रेट पे था। तो आरसी साहब, किसान राजस्थान आपकी सरकार के प्रति आक्रोशित जवाब से सवाल का जवाब दीजिए सुमित जी। सुमित जी,
हाँ, बाड़ेबंदी से ही रास्ता है क्या? ये जो प्रशिक्षण का नाम आप दे रहे हैं, प्रशिक्षण से ही आगे का रास्ता है क्या जीत का? बिल्कुल प्रशिक्षण में व्यक्ति सीखता है, पार्टी के अनुशासन की नीतियां सीखता है। ठीक है, आप आपकी नजर में बाड़ेबंदी प्रशिक्षण शिविर है, इसलिए उस पर आपने जवाब दिया। बाड़ेबंदी संवाद है, आरसी चौधरी जी आपने कहा, तो क्या इस संवाद के जरिए आप सबको ट्रेंड करके और जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि जीत मिल रही है कांग्रेस को? बीजेपी से कोई कंपटीशन, कोई मुकाबला मानते हैं? श्वेता जी, सबसे पहले तो ये सुमित कोतारा जी ने जो प्रश्न उठाया उनको नहीं, मैं इसका कहना जवाब चाहूंगा नहीं दे सकते कि कि आपका भी दूंगा मैं कह रहा हूँ ये 25 सांसद हैं, ये राजस्थान को कोयला नहीं मिल रहा और थर्मल प्लांट की यूनिट्स हैं वो बंद है। ठीक है। 25 सांसद कोई भी गए क्या? दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि संवाद लोकतंत्र का बेस है। अगर आप डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अगर संवाद नहीं करते, अगर उसकी राय नहीं जानना चाहते हो तो आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सदैव इस संवाद की प्रक्रिया में विश्वास करती है और यही लोकतंत्र का हिस्सा है, जो प्रधान और प्रमुख जो बन के आएंगे ताकि जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन कर सके। और प्रशिक्षण के नाम पे जो डोंग बंद करें, क्योंकि प्रशिक्षण के नाम पे अगर आप बात करते हैं तो वसुंधरा जी का बयान आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों अब ये प्रशिक्षण शिविर हो या संवाद हो, देखना ये होगा कि आखिर कामयाबी किससे मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये कि क्या बाड़ेबंदी से ही सत्ता की चाबी मिलेगी जो बाड़ेबंदी की जा रही है? अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं कांग्रेस इसे बाड़ेबंदी नहीं संवाद कहती है, बीजेपी इसे बाड़ेबंदी नहीं कहती, प्रशिक्षण शिविर ये जरूरी है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वक्त वक्त पर होता रहता है, इसलिए जरूरी भी है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूरत है कि 6 जिलों में जो चुनाव हुए हैं, वोटिंग संपन्न हो चुकी, 3 चरणों में चुनाव हुए और जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर ही बहुत ज्यादा मुकाबला है जो देखने को मिल रहा है और हर कोई हर तरह के साम दाम दंड भेद अपनाने को तैयार है और अपनाया जा रहा है ताकि जीत यहां पर मिल सके। हालांकि दम दोनों भर रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी जीत को लेकर, लेकिन देखना होगा कि आखिर 6 तारीख को रिजल्ट किस तरह से होता है। 4 तारीख को हालांकि वोटिंग होगी, लेकिन 6 तारीख का दिन अहम होगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।